हेलो एवरीवन। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गैस के इक्वेशंस पे बात किया और उसका VRMS का क्या रोल है ये हमने पढ़ा। गैस की वेलोसिटीज़ कैसे होती हैं ये बात किया। फिर देखा कि गैस एक्चुअली अल्टीमेट हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, गैस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल है गैस की एनर्जी लिखना। बिकॉज आपको याद होगा जब से हम लोग हीट चैप्टर पढ़ना चालू किए हैं तो हमारा गोल है किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जानना, उसमें बाहर से एनर्जी दे के उसका एनर्जी में चेंज कर निकालना। यही मेरी हीट का पढ़ाई सिर्फ यही है। तो ये सारा कुछ जो पढ़ाई है ये इसलिए पढ़ा जा रहा है कि हम गैस की इंटरनल एनर्जी को पढ़ सके। तो इस दौरान हम लोगों ने दो बातें अब तक जानी है। एक की जो जिस आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं इनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ऐसा आइडियल गैस में हम लोग ऐसे मान के चल रहे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नो इंटरेक्शन नो पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद दूसरा बात पता चला कि हम अगर हाफ एम स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हर एक पार्टिकल भले वो अलग अलग स्पीड से चलते हों, हर एक पार्टिकल को VRMS चलते हुए मान के अगर एनर्जी लिखते हैं तो वो परफेक्ट लिखा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या समझ में आई कि अब तो मॉलिक्यूल सिर्फ सेंटर अगर मान लीजिए हीलियम है फिर तो समझ में आता है कि उसका एटम है वो ट्रांसलेटरी होगा। बट जहाँ पे हम बॉन्ड मल्टी एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल्स है, गैसेज है, उनमें तो मॉलिक्यूल्स में रोटेशन भी हो सकता है। O2 मॉलिक्यूल है तो वो ऐसा रोटेट करते हुए यहाँ पर ऐसा रैंडम चल सकता है। तो सेंटर ऑफ मास का चलना तो हाफ एम स्क्वायर हो गया, बट ये जो रोटेशन हो रहा है इस एनर्जी को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरी एनर्जी काइनेटिक है, उसमें अगर पूरा अच्छे से नहीं लिखे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम रोटेशनल एनर्जी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक बात। अब आप एक बात ऐसे समझिए कि चलिए वो हाफ एम स्क्वायर तो लिख दिया हम लोगों ने, लेकिन सर गैस पार्टिकल कैसे रोटेट हो रहे हैं ये जानना आसान काम है। ओमेगा कैसा है, और वो भी अगर ओमेगा घूमते रहते न बदलता फिर भी कोई कोशिश करते। अभी तो यहाँ के रैंडम चलना आपस में कोलिजन भी हो जाना है। तो दो डंबल को टाइप का चीज़ घूम रहा है और आगे कोलिजन कर गया तो कोलिजन के बाद फिर से वेलोसिटी बदल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी। तो इतना आसान नहीं है। इसलिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है हमारे लिए कि हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, रोटेशन निकाल लें और ये सब कर लें। कोई सा डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारे पास। और इस जंक्चर पे जहाँ हम खड़े हैं पढ़ाई के, यहाँ पर हमारा सारा क्लासिकल थ्योरी फेल कर जाता है। बिकॉज एटॉमिक लेवल पर आपका क्लासिकल थ्योरी नहीं काम करता। वहाँ पे एटॉम लेवल पे जो थ्योरी फिजिक्स लगती है उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो अब जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव्ड कुछ फैक्ट्स को हम यूज करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। वो फैक्ट्स क्यों होते हैं ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वो फैक्ट्स क्या होते हैं, उनको यूज कैसे करना ये सीखेंगे। तो आज हम लोग इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम थ्योरी से। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। हालांकि हमने आइडियल गैस लिख दिया है, बट फिजिक्स में हम लोग सिर्फ आइडियल गैस की ही पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम आइडियल आगे से ना भी बोलें तो गैस को आपको आइडियल मान के ही चलना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट कोई सिंपल ऐसा मेथड नहीं है कि हाफ एम स्क्वायर हाफ ओमेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक थ्योरी है जो अलग से होगी वो समझना है। थ्योरी है इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ज़रा समझना है, बिकॉज प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ हम रिजल्ट बताने जा रहे हैं उसका सही मीनिंग, सही यूज़ तो पता होना ज़रूरी है आपको, वो समझिए। एक्चुअली क्या है थ्योरी, इसमें ये कहते हैं कि मान लीजिए हमको लिखना काइनेटिक एनर्जी ही है, तो कोई मोशन हो रहा है तो वो देखते हैं कि उसमें कितने तरीके से वो एनर्जी हो सकता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी।
कितने तरीके से हो सकता है, उस तरीके को एक नया नाम देंगे हम फिजिक्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मतलब है समझिए, जैसे खुला मैदान है। अब खुला मैदान है तो 3 डायमेंशन चीज़ हो गया, ये जो ग्राउंड है वो 2 डायमेंशन हो गया, और वर्टिकल 1 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। तो कहता तो खुला मैदान में आप 3 तरीके से चल सकते हैं बस। आप ऐसे सामने आगे पीछे चल सकते हैं, इधर लेफ्ट राइट चल सकते हैं, 2 हो गया, और आप वर्टिकली जंप लगा सकते हैं XYZ। तो कहता है कि अगर 3D है इसमें 3 दिशा में आप चल के काइनेटिक एनर्जी पा सकते हैं। आप किसी एक दिशा में चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करके 3 दिशाओं में हम तोड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर ओपन स्पेस है तो वहाँ पे हमको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब ये हुआ 3 तरीके से चलने की आज़ादी है। तो जितने तरीके से चलने की आज़ादी है उतना को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। जैसे एक काम कीजिए, यहाँ तो 3 डिग्री से फ्रीडम था। मान लीजिए कहीं आप ऐसा जगह गए जहाँ एक गैलरी है, गली है, वो बहुत सकरी गली है, आपके साइज से जस्ट बड़ा, ताकि आप चल सकें। कहा अब बताओ क्या होगा। तो अब क्या गली में आप सीधा से ऐसे चल सकते, आगे पीछे चल सकते, 1 डायमेंशन तय हो गया, और वर्टिकली जंप कर सकते हैं, 2 डायमेंशन आपके पास हो गया। 1 डायमेंशन आपका, एक आज़ादी आपकी छिन गई, आप ऐसे नहीं चल सकते। तो आपकी फ्रीडम जो वर्ड है इसी से आया है कि आपकी एक आज़ादी छिन गई। अब 2 तरीके की आज़ादी रह गई, ऐसे चलना और ऐसे वर्टिकल चलना। तो कहेंगे इस गैलरी में हमारे पास सिर्फ 2 डिग्री फ्रीडम है। और एज्यूम कीजिए, एक पाइप एज्यूम कीजिए, पाइप जिसका जो एपर्चर है, जो साइज है हमसे थोड़ा बड़ा है, उसमें जाना है, टनल टाइप का हो गया। अब टनल टाइप में क्या हो, आप सीधे ही जा सकते बस, अब जंप भी तो नहीं कर सकते और साइड भी नहीं चल सकते। तो टनल में आपका क्या हो गया, 2 डिग्री फ्रीडम आपकी छिन गई, आपके पास सिर्फ 1 डिग्री, एक तरह की आज़ादी रह गई। कहेंगे टनल में चलना सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो द फ्रीडम कम्स फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कि इन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन हैव द एनर्जी, इन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन मूव एंड वी कैन हैव सम एनर्जी अकॉर्डिंग टू दैट मोशन। तो वो आज़ादी, उस चलने की आज़ादी, उसकी होने की आज़ादी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से डाला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्री स्पेस में कोई मॉलिक्यूल चल रहा है तो 3 डिग्री तो यही होगा, 3 तरीके से तो ये हो सकता है, डायमेंशन हो गया। और हम जब भी गैस पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो 3D में ही चलना है, गैस स्पेस में ही है। कोई गैलरी भी होगा तभी उसके लिए बहुत बड़ा है, गैस तो नेग्लिजिबल साइज के पार्टिकल्स है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी गैस पार्टिकल को जब चलेगा तो 3 डिग्री फ्रीडम तो होगा ही। समझ रहे बात। अब बात करते हैं रोटेशन की, कितना तरीका से चल तो सकते हैं, रोटेट कितना कर सकते हैं, रोटेशन कैसे कर सकते हैं। तो रोटेशन भाई एक 3 एक्सिस आपके पास, एक स्पेस में है तो 3 एक्सिस आपके पास है, XYZ। तो एक्स के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, वाई के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, जेड के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन वाली बात थोड़ा सा होल्ड करते हैं, एक काम करते हैं, ज़रा समझते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए कोई एक हीलियम का एटम हुआ, हीलियम एटम हो गया, और इसको हम पता करना चाहते कितने तरीके की एनर्जी इसमें हो सकती है। तो ये 3D स्पेस में चल रहा तो 3 डिग्री तो हो ही गया वाला, 3 XYZ वाला। और रोटेशन की जहाँ तक बात होगी तो कोई एक फ्री स्फेयर अगर है तो कैसे रोटेट करेगा, अपने डायमीटर के अबाउट ही रोटेट करेगा। फ्री स्फेयर विल रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर। यानी 3 तरीके की ये चलने की ट्रांसलेशनल आज़ादी हो गई 3 तरीके की, और 1 तरीके की रोटेशनल पाने की आज़ादी है। 4 तरीके की आज़ादी हो सकती है इसके अंदर। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री फ्रीडम, ये क्यों पढ़ रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, मैंने नाम लिया था इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। हम क्या करने वाले हैं, इस गैस मॉलिक्यूल की, एटम की जितनी एनर्जी है उसको इक्वल हम हर डिग्री में अलॉट करेंगे कि 3 ट्रांसलेशन है और 1 रोटेशन है। तो सभी जितने तरीके के एनर्जी इसमें हो सकता है उस सब में इक्वल भाग में बांट देंगे।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैसे भी पता नहीं कैसे पता चला हम लोगों को कि हमारे इस एटम के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। एज्यूम कीजिए एटम के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो कहा कि कैसे कैसे एनर्जी, कितना कितना एनर्जी है, 3 भाग में बांट दिया। तो कहा कि भाई 3 डायमेंशन चल रहा है, 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ट्रांसलेशन वाला और 1 रोटेशन वाला। तो कितना तरीका की एनर्जी हो गया इसके अंदर, 4 हो गया। तो ये जो 100 है इसको हम लोग 4 भाग में बांट दे रहे हैं। कौन कौन में, एक हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर और एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इक्वल इक्वल भाग बांटना है, इक्वी पार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी करना है। तो 100 हो गया तो हमको क्या करना, सभी पार्ट को 25-25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको देना होगा। सभी पार्ट को 25-25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको बांट देना होगा। ये हमको करना है। क्यों करना, अब आगे बात होगा। अगर करना है तो क्या होना है ये देखो। सो इसको 25-25 भाग 3 भाग में बांटेंगे अगर, तो चारों मिला के 100 हो जाएगा। लेकिन एक बात, किसी बच्चे को ये पढ़ने में समस्या हो रही है, माने दूसरा बच्चे का व्यू ये है कि सर एक बात बताइए, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर को 25 कह रहे हो और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को भी 25 कह रहे हो, जबकि अगर आप सर हाफ आई लिखोगे तो आई किसी एटम को क्या लिखोगे, एटम को हम लोग सॉलिड स्फीयर मानते हैं, तो आप क्या लिखोगे सर, यहाँ 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर को 25 कह रहे हैं और हाफ इसको 25 कह रहे हैं, जबकि मास चलिए दोनों में है, भी ओमेगा दोनों में है। ये आर स्क्वायर देख रहे हैं आप, एक तो आर का मतलब एटम का रेडियस, उसमें भी स्क्वायर बहुत छोटा और उसमें भी इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्वांटिटी तो नेग्लिजिबल होना चालू हो जाएगी। तो ये कौन सी इक्यू पार्टीशन हुआ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। आप 25 बांटने में दिक्कत नहीं है, बट आप इनको 25 कह रहे हैं और इनको 25 कह रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है कि ये कहना ठीक है कि आपने इक्यू पार्टीशन किया है? ये तो गड़बड़ बात है। तो इसका फिर कहा गया कि नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन है तो एनर्जी 100, बांटना हमको इसमें है, टाइप्स ऑफ मोशन बांटना है। तो फिर कहा गया कि यार ये तो नेग्लिजिबल है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों ना इसको 3 ही भाग बांटा जाए, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर, और सबको 100/3। एनर्जी हम कम बेसी नहीं कर सकते, एनर्जी नहीं घटा रहे हैं। एनर्जी क्यों कर रहे हैं अभी बात होगा आपसे, कैसे जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 4 भाग बांटना, सबको 25 कहना, और 3 भाग बांटना और सबको 100/3 कहना, कौन ज़्यादा जायज़ है, कौन ज़्यादा उचित है, ये सोचना हमको, कौन ज़्यादा उचित है कहना। इनका भी हिसाब से टोटल एनर्जी 100 है, इनके हिसाब से टोटल एनर्जी 100 है। किसी ने कोई एनर्जी बांटने में गलती नहीं करी, टोटल एनर्जी दोनों केस में सेम है। बट ये ठीक नहीं है कि हम जिसको 0 है उसको भी 25 कहें और जो सिग्निफिकेंट है उसको 25 कहें। सो दिस इज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोर लॉजिकल फॉर इक्वी पार्टीशन। दैट मीन्स लेट अस conclude that कि when we have a atom and if it is rotating about its diameter, we will neglect that type of energy as compared to this translational energy. I'll repeat, since हम लोग ट्रांसलेशनल एनर्जी लिख रहे हैं, तो किसी गैस एटम का अपने डायमीटर के अबाउट रोटेशन को आपको नेग्लेक्ट करना, बिकॉज वो एनर्जी नेग्लिजिबल है हाफ एम स्क्वायर की तुलना में, उसको आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ जितने मोनो एटॉमिक गैसेज होंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन जो गैसेज हैं, या एटम ही हो गया मान लीजिए कोई चीज़, तो उसका अगर हमको डिग्री फ्रीडम लिखना होगा तो हम उसका सिर्फ 3 ट्रांसलेशन तो कहना ज़रूरी है, उसका रोटेशन हम नेग्लेक्ट करेंगे।
समझ बात। लेकिन जैसे मान लीजिए ऐसा एटम है, ये O एटम है, O2 एटम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हमने ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया, वाला डबल बॉन्ड होता है, हम बॉन्ड नहीं, जैसे एक फोटो बना रहे हैं उसका, एटम से कुछ बंधा हुआ आपस में। अब कहा कि इसमें कितने तरीके की एनर्जी हो सकता है, तो कहते हैं कि सर जो भी है एटम है, तीन तो ट्रांसलेशन सब में होगा, एक्स में चलना सेंटर मास का, वाई में चलना, जेड में चलना, ये तीन तो सब में होगा। बात आती है रोटेशन की, तो तीन तो ट्रांसलेशन होगा ही। तो इसमें रोटेशन कैसे हो सकता है, एक ई एक्सिस हो गई, एक ई एक्सिस हो गई और एक 3D एक्सिस ऐसे हो गई। अच्छा, ये भी जरूरी कि हम सिर्फ 3D ही बात करें, 3 डायमेंशन ही बात करें, हम लोग का सारा पढ़ाई 3D की ही है। तो ये जो आप देख रहे हो 3 ट्रांसलेशन तो हो गया, कितने तरीके का रोटेशन हो सकता है ये देखा जाए। तो रोटेशन कैसे हो सकता है, देखिए हमने क्या कहा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई एटम अगर अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसको हमको नेगलेक्ट करना है, वो काउंट नहीं करना है, उसको डिग्री फ्रीडम में काउंट नहीं करना है। तो देखिए जो ये एटम जो मॉलिक्यूल है, इसके दोनों एटम एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट, हमारा पेन रोटेट हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं हम, ऐसा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट का मतलब ये जो अपना एक्स एक्सिस है, दोनों का डायमीटर की तरह काम कर रही है, दोनों एटम का डायमीटर की तरह काम कर रही है और ऐसा रोटेशन चल रहा है। तो मैंने आज बात किया कि अगर कोई एटम अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसको अपन नेगलेक्ट करना है, तो इसका एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो नेगलेक्ट करेंगे, वाई के अबाउट, वर्टिकल के अबाउट नेगलेक्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे घूमेगा सर। अब यहाँ पे एक्सिस हो गया, एटम अलग अलग है, तो इसको रोटेशन को नेगलेक्ट आप नहीं कर सकते, तो ये वाला रोटेशन लेंगे, जेड वाला भी लेंगे, जेड वाला मतलब बाहर ऐसा, ये आपके तरफ जो जेड है, ये ऐसा रोटेशन संभव है इसका ऐसा, तो ये लेंगे। तो ये छोड़ दिए, ये वाला लिए हैं हम लोग और ये वाला लिए। तो जो 3 रोटेशन है, 3 जो पॉसिबिलिटी है एक्सिस की, उसमें से एक एक्सिस को नेगलेक्ट कर दिए जिस पे दोनों एटम से लाई किए और वाई जेड वाला ले लिए। यानी जो O2 एटम है, इसमें हम कितने तरह की डिग्री फ्रीडम देंगे तब, तो 3 ट्रांसलेशन का देंगे और 2 रोटेशन का देंगे। यानी इसके अंदर O2 मॉलिक्यूल के अंदर हम कहेंगे 5 तरीके के डिग्री फ्रीडम है, ये 5 तरीके से एनर्जी रख सकता है। वही अगर मान लीजिए ऐसा कोई H2O मॉलिक्यूल हो जाए, ऐसा, अगेन हम बॉन्ड नहीं बना रहे, ध्यान रखना है, हम लोग कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे फोटो बना रहे हैं उनका, इस तरह का हो जाएगा अगर O2 वेपर मॉलिक्यूल, तो कहा उसका डिग्री फ्रीडम बताइए। तो 3 ट्रांसलेशन तो सबका होना है 3D में। अब रोटेशन में देख लीजिए, आप कोई भी ऐसी एक लाइन नहीं खींच सकते जिसपे तीनों एटम लाई करे, एक न एक छटक के जाएगा। इसलिए इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें तीनों आप ऐसे इसके अबाउट करें तो ये रह जाएगा, इसके अबाउट ये रह जाएगा, इसके अबाउट तो ये दोनों हो जाएंगे, कि ये करेंगे तो ये दोनों बच जाएगा, बाहर करेंगे तो वो दोनों बच जाएगा। Since they are not linear, so all atoms cannot lie on same axis, so moment of inertia will not become 0. So उनका आप तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो एटम्स होंगे उनके कितने डिग्री फ्रीडम हो गए, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, यानी 6 हो गए। दोनों बात यही, अगर 3 एटम वाले हों लेकिन लीनियर है, ऐसे हो जाए, जैसे CO2 होता है, जानते होंगे आप लोग, CO2 मॉलिक्यूल लीनियर होता है केमिस्ट्री के हिसाब से। अब अगर CO2 है, भले इसमें 3 एटम्स है, बट जो ये वाली एक्सिस होगी इसी पे तीनों लाई कर जाएंगे, और तीनों लाई कर जाएंगे तो वो हमको नेगलेक्ट करना होगा, मुझे नेगलेक्ट करना होगा। नेगलेक्ट करने वाली बात मैं एक बार और दूसरे ढंग से बोल दूं तो आपको और इजी लगने लगेगा। आपको पढ़ाया गया है कि कोई एक्सिस से कोई मास m है, पॉइंट मास, और वो r दूरी पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ये आप जानते हैं। तो कोई मास अगर एक्सिस पे ही है तो इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना।
तो वही बात है, ये जो एटम्स हैं तो पॉइंट ही होते हैं, तो इनका अगर इसी एक्सिस में लाई कर गए तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, 0 हो गया। और एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो अगर आई 0 हो गया तो भले घूम रहा है, भले ओमेगा है, ऐसा रोटेशन है, ऐसा रोटेशन हो रहा है, बट आई 0 होने की वजह से उसका वो एनर्जी 0 हो जाएगा, इसलिए वो एनर्जी में काउंट नहीं कर रहे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी आप ऐसी एक्सिस खींच दीजिए जिसके अबाउट आई 0 हो जाए, सवाल ही नहीं है। और इसमें है, इसमें इस लाइन के अबाउट इस सिस्टम का आई 0 हो जाएगा, तो अगेन फिर इसमें से एक रोटेशन गायब हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, 5 हो जाएगा, जैसे कि ये इस तरह के हो जाएंगे। एक काम करते हैं, जो बातें बोले हैं इनको हम लोग समराइज कर लिया जाए, एक जगह नोट कर लिया जाए, इन सब बातों को नोट करते हैं। कैसे नोट किया जाए, तो टेबल बनाया जाए कि इधर टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस इधर बनाया जाए, इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाया जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर लिखे, और यहाँ एक CV लिखेंगे जो F/2 होता है, A/CV होगा, वो फॉर्मूला A/2R होता है। C का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, पहले पढ़ाया गया आपको, कैलोरीमेट्री में पढ़ाया गया है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी में था, वही मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका एक फार्मूला होता है, वो हम लोग बना लेंगे। असली ये दोनों कॉलम है, क्या मतलब मेरा, इसमें भी 2 पार्ट कर लेते हैं, इधर ट्रांसलेशनल, इधर में रोटेशनल। तो पहला लेते हैं हम लोग लीनियर गैस। तो लीनियर गैस का कितना ट्रांसलेशन, 3, और रोटेशन नेग्लेक्ट करना भी आपसे बात हुआ। इसलिए किसी भी मोनोएटॉमिक गैस, सॉरी लीनियर नहीं, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस मतलब हीलियम नियॉन टाइप का, इसलिए हीलियम नियॉन का CV जो होगा वो होगा 3/2R। दूसरा आते हैं हम लोग डाई एटॉमिक गैस, जैसे कि H2, N2, O2, ये जो गैसेस है, बात हुआ आपसे, ट्रांसलेशन 3 होगा लेकिन रोटेशन 2 लेंगे, एक नेग्लेक्ट करेंगे, इसलिए ऐसी गैसेस का CV हुआ 5/2R। और तीसरा हम लोग पढ़े पॉलीएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक पहले कर ले हम लोग, ट्राइएटॉमिक कर लेते, 3 वाला कर लेते हैं। इसमें भी अगर लीनियर स्ट्रक्चर है, जो बात हुआ आपसे, तो एक नेग्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एंगुलर हो गया तो फिर आपको तीनों ही रोटेशन लेना पड़ेगा, बात हुआ आपसे, I0 किसी हालत में नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें 5/2R हो जाएगा, लेकिन इसका जो CV होगा 6/2R होगा, यानी 3R होगा। और अगर पॉलीएटॉमिक कह दिया, मतलब अब बहुत ज़्यादा उसमें एटम्स है, NH3, PH3, इस तरह के जो गैसेज है, उनके तो क्या होगा, ट्रांसलेशन 3 होगा ही, और रोटेशन भी 3 से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए उन सभी का CV आप 6/2R यानी 3R ही लेंगे। तो ये टेबल आप नोट कर लीजिए, इसका यूज होने वाला है।
उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक सवाल उठता है कि लिख तो दिए हम लोग अपने मन से कि रोटेशन नेगलेक्ट कर दो, ये मान लो, ये लिख दो, इसको छोड़ दो, अपने मन से कर ली। बट आप जो आप ये तो थ्योरी ही तो बनाए बालक, तो कोई आप थ्योरी बनाते हैं वो सही है कि नहीं इसका भी तो पता होना ज़रूरी है। हमने कुछ कुछ बातें मान ली और लिख दिया कि ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे, सही कैसे है? तो एक बात बताएं आपको, ये तो हम लोग को समझने के लिए ये सब बातें बोली गई हैं, डिग्री फ्रीडम की बातें, बट क्वांटम लेवल पे ये इतना स्ट्रॉन्ग बात है कि इन गैसेस का जो मोनोडाइटमिक है लैब में टेस्ट हुए हैं, CV निकाला गया है, यानी उनको जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम यानी एक फिक्स कंटेनर में रख दिया जाता है, हीट दे दिया जाता है और टेम्परेचर चेंज निकाल लिया जाता है। तो डेल्टा Q अपन N डेल्टा T, CV याद है ना आपको, क्या होगा? डेल्टा Q अपन N डेल्टा T, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए डिफाइन किया गया था, आपको मोलर हीट का बस डिफाइन किया गया। तो जब इसके माने जब लैब में नापते हैं तो अमेजिंगली ये मैच कर जाता है। एक दो एक्सेप्शनल गैसेज हैं जिनको मतलब नहीं है, और पूरा मेजॉरिटी गैस का ये मैच करता है। NCERT बुक में टेबल बनाया है, आप देख सकते हैं कि इस थ्योरी से कितना आना चाहिए और लैब से कितना आया है। देखिए क्या गजब मैच किया है। इसलिए हम भले ही थोड़ा सा ऑड लगता है बातें बोलने में कि ये रोटेशन लो, इसको छोड़ दो, ऐसा कर लो, एक थ्योरी बनाई गई है, लेकिन ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ है और ये परफेक्ट साइंस है, इसलिए हम लोग इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब जब हम डिग्री फ्रीडम जान गए तो हम लोग अब एनर्जी लिख सकते हैं, गैसेस की एनर्जी लिख सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। पहले तो एक क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं जो कि केमिस्ट्री के पेपर में आया है। IIT ने उस क्वेश्चन को केमिस्ट्री में पूछा है। हम वो क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए कोट कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन में ही कुछ बात छुपा हुआ है। उस क्वेश्चन को ज़रूर से आपके सामने मुझे एज ए टीचर बोलना चाहिए। क्वेश्चन कहता है, ज़रा सुनिए, क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 और हीलियम He, हाइड्रोजन और हीलियम का लो टेम्परेचर पे दोनों का ही CV, हाइड्रोजन एंड हीलियम का लो टेम्परेचर पर दोनों का CV 3/2R होता है। सुनते जाइए बात, लो टेम्परेचर पर दोनों का CV 3/2R होता है, हीलियम का भी हाइड्रोजन का भी। मॉडरेट टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का 5/2R होता है और हीलियम का 3/2R होता है। और वेरी हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन का ग्रेटर देन 5/2R होता है और हीलियम का 3/2R होता है। एक्सप्लेन। ये उस समय की बात है जब पेपर पहले लिखा जाता था, पेपर लिख के जमा होता था, रिटन एग्जाम होते थे, उस समय का आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन बहुत से कुछ जवाब दे के जा रहा है, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़े उससे थोड़ा अलग बात कर रही है, इसलिए इस बात को हमको करना चाहिए। क्या कहा कि वेरी लो टेम्परेचर पे दोनों का ही 3/2R हो जाता है, जबकि हम लोग पढ़े कि हीलियम का 3/2R होगा, हाइड्रोजन का 5/2R होगा। वो कहा कि नहीं, दोनों का वही होता है। मॉडरेट पर हम लोग की जो हम लोगों ने पढ़ा वही एक भी कह रहे कि मॉडरेट पर सही है 5/2R हाइड्रोजन का और 3/2R हीलियम का। लेकिन और बहुत हाई टेम्परेचर कर दे तब हीलियम का 3/2R ही रहता है, लेकिन हाइड्रोजन का 5/2R से ज़्यादा हो जाता है। कहते एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। तो आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट सो दैट ये हमारा से मैच भी करे और हमको जानकारी भी ले। वेरी लो टेम्परेचर पर रोटेशन भी सीज करने लगता है। रोटेशन का भी बहुत लो टेम्परेचर करने लगता है, रोटेशन भी कोई खास रह नहीं जाता, ट्रांसलेशन फिर भी रहता है। मतलब जो रोटेशन का जो इफेक्ट है वो भी मॉडरेट टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर है इस पे इफेक्टिव है, हाई पे भी इफेक्टिव है। पर अगर बहुत लो टेम्परेचर कर दीजिएगा
तो रोटेशन का जो मोड है वो दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, वो भी नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर लो टेम्परेचर पर जाइएगा तो अगर हम इसका ये भी नेगलेक्ट कर दें, हाइड्रोजन का भी 2 नेगलेक्ट कर दें, दोनों का 3/2 आना सही बात है। मॉडरेट पे तो होता ही, तो हम लोग पढ़े ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब आती है कि हाई टेम्परेचर पर ऐसा क्यों होता है। तो जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो एक और मोड आना चालू हो जाएगा। कौन? वाइब्रेशनल मोड ऑफ एनर्जी। बॉन्ड्स में वाइब्रेशन होने लगेंगे। ये बॉन्ड पहले से चलते थे तो हाफ एम स्क्वायर हो गया, रोटेशन हुआ तो हाफ ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये ऐसे वाइब्रेट करते हुए, रोटेट करते हुए चलेंगे, वाइब्रेट करते हुए बॉन्ड वाइब्रेशन। स्प्रिंग समझ लीजिए बॉन्ड को, O2 मॉलिक्यूल में O मॉलिक्यूल एटम जो है स्प्रिंग से जुड़ा, मान चली वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करते हुए, रोटेट करते हुए आगे चल रहा है। तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन तीनों मोड आ जाता है। इसलिए इसका CV ये डिग्री और बढ़ जाएगा तो CV भी और बड़ा हो जाएगा। लेकिन हीलियम में बॉन्ड ही नहीं है, अकेला एटम है, तो एटम ना तो रोटेट कर सकता है ना वाइब्रेट के लिए बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड का वाइब्रेशन होता है, इसलिए हीलियम पर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हीलियम का सेम रह जाता है और हाइड्रोजन का बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आपको हम नोट नहीं करवाएंगे, आप समझने के लिए बात है। इसका मैसेज शायद आपको मिल गया कि वेरी लो टेम्परेचर पे रोटेशन ऑल्सो सीजेस, एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर अगर आपके मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड है, गैस पार्टिकुलर बॉन्ड है, देन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड विल कम इनटू प्ले। उसका भी हिसाब किताब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा, कितना बड़ा हो जाएगा ये बात नहीं है, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो कितना होगा अगर पूछता है तो उसके लिए आपको एक हम ट्रिक लिखवा देते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। सब लोग नोट कीजिए, नीचे निकले नोट। देखिए कि at very high temperature, the vibrational mode of energy becomes significant. Vibrational mode of energy becomes significant. Vibrational mode of energy becomes significant. In that case, we will take we will take 2 degree of freedom. We will take 2 degree of freedom for one mode of vibration. 2 degree of freedom for one mode of vibration. वन मोड ऑफ वाइब्रेशन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। वाइब्रेशन आगे लिखिए, उसी में लिखिए कंटिन्यूड 1 मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन, लिखिए कॉमा करके 1 फॉर KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, 1 फॉर KE एंड द अदर फॉर PE, 1 फॉर KE एंड द अदर फॉर PE पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या लिखे बालक, पहले क्या था, जितना मोड उतना डिग्री, 3 मोड का ट्रांसलेशन, तो हर मोड का 1 डिग्री, 3 मोड ट्रांसलेशन। रोटेशन में भी 2 है तो 2, 3 है तो 3। लेकिन वाइब्रेशन में आप जानते हैं कहीं भी अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बदलता है, फिर पोटेंशियल काइनेटिक बदलता है, पेंडुलम टाइप का जो चीज़ है। नहीं, पहले यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है,
काइनेटिक घटते घटते पोटेंशियल में चली जाती है, पोटेंशियल फिर मैक्सिमम यहाँ पोटेंशियल हो जाता है, फिर पोटेंशियल घट के काइनेटिक में आती है। तो अगर कहीं वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, देयर शुड बी बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। हमने इंटर मॉलिकुलर, इंटर एटॉमिक, इंटर पार्टिकल के बीच में दो गैस के 2 पार्टिकल के बीच में एनर्जी पोटेंशियल नहीं मानना है, ये सेट है हम लोग का। बट एक ही गैस पार्टिकल के अंदर कई एटम्स है जो आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनके अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसलिए अगर एक मोड वाइब्रेशन कह रहा है लेने को, तो आपको 2 डिग्री फ्रीडम जोड़ देना होगा, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए और एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जैसे मान लो कह दिया कि ऑक्सीजन एटम है, एम मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और हाई टेम्परेचर पे काम चल रहा है, और आपको 1 डिग्री, एक मोड वाइब्रेशन भी कंसीडर करना है। O2 मॉलिक्यूल में क्या क्वेश्चन है कि 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन इज टू बी कंसीडर्ड, देन इन दैट केस हाउ मेनी डिग्री फ्रीडम्स आर पॉसिबल? तो 3 ट्रांसलेशन O2, 2 रोटेशन 5 और 1 मोड वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री फ्रीडम। तो 3 और फिर 2 और फिर 2, 3 2 5 2 7 डिग्री फ्रीडम हो जाएगा बालक। तो इस केस में ऑक्सीजन का CV लिखना होगा 7/2R, R गैस कांस्टेंट है, 7/2R लिखना होगा। ये तरीका होगा, 1 मोड देगा तो 2 लेना, 2 मोड होगा तो 4 जोड़ देंगे उसमें, और फिर फार्मूला तो F/2R ही कर देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 × R, ये उसका CV हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री फ्रीडम लिख लेंगे। अब बात आता है कि क्यों डिग्री फ्रीडम पढ़े। ठीक है, डिग्री फ्रीडम पढ़ लेने से क्या फ़ायदा हुआ, तो वो फ़ायदा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली अब जो हम क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात कर रहे थे, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरम है, उसको बोलते हैं इक्वी पार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, या कहीं कहीं लिखा होता है इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, दोनों एक ही बात है। ये थ्योरम क्या कहती है, अब इसका रिजल्ट के बारे में हम लोग बहस नहीं कर सकते बालक। ये जो रिजल्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स से निकाला गया है, हम लोग यूज करेंगे। लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, each gas particle, according to this theorem, each gas particle is allotted, each gas particle is allotted half kT of energy, allotted half kT of energy for its each degree of freedom, for its each degree of freedom। ये थ्योरम है। क्या कहता है कि आइडियल गैस के हर एक पार्टिकल को उसके 1 डिग्री फ्रीडम के लिए आपको कितनी एनर्जी अलॉट करना है, हाफ kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो पीछे के बारे में आपको बताया था, R = एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पिछले क्लास में बताया गया था, R = NA। रिपीट, ईच गैस, हर एक पार्टिकल को अगर गैस का किसी इस रूम में गैस का टेम्परेचर अगर T है, तो गैस के पार्टिकल को पकड़ो, उसको पता लगाओ उसके अंदर कितना डिग्री फ्रीडम है, उसके 1 डिग्री फ्रीडम के लिए उसको कितनी एनर्जी अवार्ड करो, हाफ kT। तो अगर उसमें x डिग्री फ्रीडम है तो उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी हो गया कितना, x × हाफ kT। ऐसा करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, गैस हैज ऑफ F डिग्री फ्रीडम है उसका, किसी गैस का F डिग्री फ्रीडम होता है, तो उस गैस में N मोल्स है, तो पूरी गैस की एनर्जी लिखने जा रहे हैं, तो लिखा जाए एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू कितना, तो F इंटू हाफ KT। कोई गैस ले जिसमें F डिग्री फ्रीडम है, तो उसके हर एक पार्टिकल की कितनी एनर्जी हो गया, F इंटू हाफ KT। एक डिग्री फ्रीडम के लिए हाफ KT, तो F के लिए F इंटू हाफ KT। अच्छा, उसके फिर एक मोल की एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो एक मोल में क्या होता है बालक, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए F/2 KT इंटू Na। और पिछले क्लास में बताए थे K इंटू Na इज R इक्वल टू Na इंटू K, तो ये कितना हो जाएगा F/2 RT। ये हो गया उसके एक मोल का एनर्जी। और टेबल में याद कीजिए CV को लिखा गया था F/2R, तो F/2R को हम लिख सकते हैं CV इंटू T। इसलिए उस गैस का N मोल्स की एनर्जी कितनी होगी लिखना है, कितना हो जाएगा N इंटू CV इंटू T। इस एनर्जी को अगर हम U से लिखे तो U हो गया N CV इंटू T। सो वी हैव ए फॉर्मूला, क्या चीज़ का फॉर्मूला हुआ, किसी आइडियल गैस का टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसी का इंतजार था बालक, यही कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हम गैस की एनर्जी कैसे लिखेंगे। हमको इस रूम में अगर आइडियल गैस है तो उसको एनर्जी लिखने के लिए हम उसका टोटल मोल पता होना चाहिए, उसका टाइप पता होना चाहिए बस कि O2 है, और पता चले प्योर ऑक्सीजन है इस रूम में। तो अगर प्योर ऑक्सीजन है तो CV क्या हो गया, तो ऑक्सीजन है तो 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन 5 डिग्री फ्रीडम हो गया, तो उसका CV कितना होगा 5/2R इंटू इस रूम का टेम्परेचर चाहिए। तो इस रूम में जितनी गैस है इसकी टोटल एनर्जी लिखने के लिए हमको इसका अमाउंट कितना है, टाइप क्या है और टेम्परेचर क्या है, तो हम एनर्जी इसका लिख सकते हैं गैस का। और हम आज गैस की एनर्जी लिख दिए, ये उपलब्धि हुई। अब इसी एनर्जी में चेंज कैसे होना है ये आगे की पढ़ाई है ना, NCVT। और ये जो थ्योरम हुआ इसने क्या कर दिया हमारे लिए, क्या फ़ायदा हुआ इस थ्योरम का। अब इस हाफ KT कहाँ से आएगा वो जाने क्वांटम वाले, बट उन्होंने अगर ये सही चीज़ बताया तो हम लोग को एक फ़ायदा हो गया कि नाउ वी डोंट बॉदर कि व्हाट इज़ द ट्रांसलेशनल, व्हाट इज़ द स्पीड, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, नथिंग एल्स। वी नीड टू नो द टाइप ऑफ द गैस, पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी। वी नो द टेम्परेचर, वी कैन राइट द एनर्जी, है ना। ओके, इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बात और जरा कर लेते हैं, नोट लिखेंगे। नोट लिखा जाए, वी नो दैट CP माइनस CV इक्वल टू R। CP माइनस CV इक्वल टू R, ये कैसे है, कैसे आएगा, क्लास 11th के बच्चों को तो नहीं पता है, उनके लिए मैं आगे चल के प्रूफ लिखूंगा। ये फॉर्मूला यहीं लिख देना ज़्यादा उचित है, बिकॉज ये डिटेल यहीं से मैच करेगा। ये जो इसको रिजल्ट को मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए प्रूफ करूंगा, इसको कहा जाता है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला कहा जाता है इसको। आई विल प्रूफ लेटर, इसको मैं प्रूफ करूंगा आगे चल के, अभी के लिए आप मान लीजिए इसको। और एक और होता है CP/CV इक्वल होता है गामा।
Cp अपन Cv इक्वल गामा होता है। गामा क्या चीज़ है? गामा को कहते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स या एक्सपोनेंट। कहीं कहीं इंडेक्स लिखे रहेगा, कहीं कहीं एक्सपोनेंट लिखे रहेगा। तो अभी ये मान लेना है, ये बातें आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। यहीं लिख देने से नोट्स कंप्लीट रहेगा, एक ही जगह इसलिए लिख दिया। क्या लिख, ये आखिर नोट, इसका नोट से इससे क्या मतलब है वो देखिए। ये दो बातें आपको अभी याद कर लेना है, आगे आपको इसको प्रूफ बताया जाएगा। इसका यूज करके यहाँ कुछ बात बताने इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ से Cp की जगह मैं Cv इंटू गामा यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। Cp की जगह Cp इक्वल टू गामा Cv लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू आर, इम्प्लाइज Cv इक्वल टू आर अपान गामा माइनस 1। Cv इक्वल टू आर अपान गामा माइनस 1। ठीक है, अब उसको मैं इस फॉर्मूले में पुट करना चाहता हूँ Cv को, तो U इक्वल टू हो जाएगा n इंटू आर अपान गामा माइनस 1 इंटू टी, है ना। और ये nRT को मैं लिख सकता हूँ PV। सो दिस में रिटन एज PV अपान गामा माइनस 1। सो I'll समराइज द फॉर्मूला। हमको U कैसे याद रखना है? U इज NCVT या PV अपान गामा माइनस 1। इस तरह से याद रखना फॉर्मूले को। कहने का मतलब कि हमको किसी गैस का प्रेशर वॉल्यूम पता हो और टाइप पता हो तो भी निकाल सकते हैं। और अगर इसमें कष्ट है तो आप ऐसे समझिए कि प्रेशर वॉल्यूम देगा तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं, PV को nRT करके nRT लिख लीजिएगा, हो जाएगा। बट ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, टाइप ऑफ गैस बता दे, टेम्परेचर बता दे या फिर प्रेशर वॉल्यूम बता दे तो हम कर सकते, एनर्जी हम लिख सकते। फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपको लोड लग रहा तो प्रॉब्लम में नहीं फंसे, आगे जाके पढ़ेंगे, याद जरूर कर ले। हाँ, एक चीज़ के लिए तैयार रहिए कि अगर सर ठीक है मान लीजिए हम फार्मूला याद कर गए तो आप रेडी रहिए गामा निकालने के लिए, क्योंकि अभी हम यूज करेंगे। हम गैस में ऑक्सीजन का गामा बताओ तो आप तैयार हो करने को। कैसे? ऑक्सीजन का गामा अगर निकालना है तो ऑक्सीजन का CV आपको बताया गया, तो CV जब बता दिए आपको 5/2R, तो उसका Cp निकल गया, CV उधर चले गया तो Cp समथिंग R, और Cp अपन CV करेंगे तो क्या निकल जाएगा? गामा निकल जाएगा। तो ये फार्मूला क्यों है ये बात छोड़िए, अगर है याद कर लिया तो कैसे यूज करेंगे वो जरूर सीख लीजिए। इस पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो फाइंड द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग गैस सिस्टम। फाइंड द एनर्जी ऑफ फॉलोइंग गैस सिस्टम। पहला 2 moles of helium and 4 moles of hydrogen. 2 moles of helium and 5 moles of hydrogen at 27 degree centigrade. दूसरा, oxygen at 1 Newton per meter square, 1 नहीं 100 Newton per meter square pressure in a cube of 2 meter side. ये दो क्वेश्चन का आपको लिखना है। करिए सब लोग। फार्मूला आपके कॉपी में लिखा है, फार्मूला को देख के इस गैसेस का एनर्जी निकालिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। मैं आपके लिए इसको सॉल्व करता हूँ।
पहला लिखते हैं हम लोग ये वाला, 2 मोल्स ऑफ हीलियम एंड 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो NCVT यूज करते हैं हम लोग, कर लिया जाए, दोनों एनर्जी जोड़ देंगे। तो 2 मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम में मोनोटॉमिक, मोनो मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब 3/2R इंटू टी मतलब देखिए 3R रट जाना आसान बात है, अच्छी बात है, लेकिन लॉजिकल रहना भी और अच्छी बात है। मैं लॉजिक मतलब कि आपको सीवी सब का याद है, अच्छी बात है, पर लॉजिकल रहिए ताकि कभी भूलेगा तो भी पकड़ लीजिएगा कि क्या हीलियम है, क्या मोनो है, तो मोनो का 3 तो होगा, रोटेशन नहीं लेते, ऐसे लॉजिकल रहिए। इनटू ये 27 ही लिखना है, क्या लिखना है, कैपिटल T एब्सोल्यूट केल्विन में लिखना है। तो 27 + 273 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 5 × 5/2R, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस 5/2R इंटू 300। ये हो गया पहले का आंसर। चाहे तो R को वैल्यू पुट कर सकते हैं 8.314 जूल में, वो जैसा ऑप्शन देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। अगला दूसरा कहा कि ये वाला ऐसा। तो अगर आपको ये गामा वाले में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके आप मोल्स निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, हम पहले सिंपल करते हैं, उससे भी कर सकते हैं और टेम्परेचर से भी कर सकते हैं, क्योंकि P लिखा है ना सर, P × V होगा ना, 2 मीटर साइड है तो वॉल्यूम हो गया 2 का क्यूब। तो PV इक्वल क्या होता है, NR × T, NRT होता है। तो आप यहीं से काम अपना कर सकते हैं। आपको अगर दिक्कत होता है आप ऐसे लिख सकते NCVT हो गया भाई, N सर CV होगा सर 5/2R × T, ऑक्सीजन का 5/2RT होगा डायटोमिक गैस है तो, और NRT के वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 5/2 × NRT, NRT कितना 800, ऐसा भी कर सकते हैं आप, समझ बात, इतना जूल में एनर्जी आएगा, MKS लिखा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, गामा से भी कर सकते हैं। अगर मुझे गामा निकालना है, मैं जरा गामा से कर, ये आसान भी है, आसान भी, मैंने इसीलिए कहा कि फॉर्मूला रटना ठीक बात, पर लॉजिकल होना कंपटीशन का डिमांड है। जैसे मान ली आपको याद ऐसे ही करने का मन किया तो गामा निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का CV है आपका है 5/2R CV, इसलिए CP कितना हुआ, CP को होगा CV इधर चले जाएगा, तो CV + R 5/2R + R दैट इज 7/2R, इसलिए गामा होगा इसका CP/CV दैट इज 7/5, 7/5। तो हम तो बच्चों को ऐसा बोला करते हैं कि गामा क्या करना है, डिग्री फ्रीडम याद हो तो गामा याद हो जाता है। क्या करना है, डिग्री फ्रीडम में 2 जोड़ना है, ऊपर लिखना है, नीचे डिग्री फ्रीडम लिखना है, नहीं जैसे कि आपका मोनोटॉमिक गैस है तो 3 होता है, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, 5 एक्स्ट्रा 5 मतलब 5/3 हो गया, इस तरीके से गामा हो गया। और अगर चाहते तो एनर्जी लिख सकते थे PV मतलब P × V अपान गामा 7/5 - 1 दैट इज 800 अपान 2/5, 5 एक ही चीज़ आ जाता है, ऐसे भी अब कैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अब गैस की एनर्जी हम लिख सकते हैं, किसी भी गैस की एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। नोट एक लिखिए कि इफ मोर देन ऐसे लिखिए, इफ सेवरल आइडियल गैसेस are mixed in a rigid
रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर। रिजिड का मतलब अलग, वो फैले ना, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, और इंसुलेटेड मतलब गैस की एनर्जी बाहर ना जाए और बाहर की एनर्जी अंदर ना आए। देन क्या कर सकते हैं हम लोग दो बातें कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट चीज़ निकाल सकते हैं, सीवी मिक्सचर का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? तो कह सकते हैं कि सब जो जितनी सारी एनर्जी होंगी सभी का एनर्जी का जो सम फाइन एनर्जी लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी टोटल था फाइन लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट कि सीवी मिक्स, पूरे गैस का जो मिक्सचर का जो सीवी होगा इक्विवेलेंट, मतलब एक तरीके से ये इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट सीवी को लिख सकते हैं हम लोग N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। समझे बात? ये कैसे आएगा बालक? कैसे आया होगा? ऐसा हो जाएगा ना, देखिए N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T, एनर्जी U1 प्लस U2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन CV मिक्स इंटू T। तो से T से T कट गया, ये नीचे आ गया तो ये चीज़ बन जाएगा ना, इसका प्रूफ हो गया ये। और ये चीज़ यहाँ ला सकते हैं तो ये चीज़ बन जाएगा। तो हम ऐसा मिक्सचर बना सकते हैं, सबका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है। और एक बात और, जरूरी नहीं कि टेम्परेचर बराबर हो तो ही होगा। टेम्परेचर अलग अलग है तो भी हम एनर्जी बैलेंस तो कर ही सकते हैं दोनों साइड का। लिख दिया जाए कि इवन इफ डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट टेम्परेचर, तब क्या लिखते हैं हम लोग? N1 CV1 T1 N2 CV2 T2 एंड सो ऑन इक्वल टू क्या लिखते? N1 प्लस N2 एंड सो ऑन, सबका तो T बराबर हो जाता। जब फाइनली जब सब मिक्स हो जाएगा, ये तो सबका T बराबर था तो सीधे लिख दिए, बट अगर सबका अलग अलग है तो सबका टेम्परेचर तो सेम ही हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T। ये बात समझ आ रही है? U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू फाइनल U1 U2, लेकिन टेम्परेचर अब अलग अलग टेम्परेचर था, बस किसी घटा किसी का बढ़ा, एनर्जी ना बाहर गई है ना अंदर आई, तो आपस में ही सब एनर्जी कंजर्व लिख रहे हैं। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बट फाइनली द होल कंटेनर विल हैव क्या है? कॉमन टेम्परेचर, उसको T मान लिए, इसलिए ऐसा लिख दिए है। तो आप ऐसा इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी लिख सकते हैं, बिकॉज इसीलिए लिखा कि रिजिड कंटेनर है, मतलब बाहर से वर्क भी कोई नहीं कर सकता उस पर, और इंसुलेटेड है तो ना तो आपकी एनर्जी लॉस होगी ना गेन होगी। तो ये एक्चुअली एनर्जी का बैलेंस लिखा है इतना। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे? आप इसकी जगह लिख सकते थे N1 N2 प्लस CV मिक्स भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आप अक्सर हमेशा यूज कर सकते हैं। अगर कंटेनर फिक्स है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा मिक्सर के लिख सकते हैं। और एनर्जी का जरूरत भी पड़े तो आप बैलेंस कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई गई है, सिंपल लिखा है कि इफ देयर इज नो लॉस और गेन इन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक बात है। तो इस तरीके से हम अब ये तैयार हो गया हम लोगों का, हम गैस की एनर्जी लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस की एनर्जी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, हमारी क्या प्लानिंग होगी? हम लोग शुरू से कह रहे हैं ना कि एनर्जी गैस का लिखना सीख लिए, तो एनर्जी ऑफ गैस लिख लिए। तो अब एक ही चीज़ रह गया कि अब जो ये बार बार कहना सर कि रिजिड कंटेनर है, बाहर से हीट ना आ जाए, ये आएगा तो क्या होगा? मतलब किसी गैस सिस्टम में अगर बाहर से एनर्जी देते हैं या हीट जब फ्लो कराते हैं तो इसके इंटरनल में कैसा चेंज आएगा,
ये हम लोग पढ़ना है, और इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। किसी सिस्टम का सराउंडिंग से ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का स्टडी, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।